नमस्कार मेरे भाइयों बहनों और मेरे बड़े भाइयों। आज आपके छोटे भाई ने भी कदम उठाया है, यूट्यूब चैनल बनाया है। आप अपने भाई को सपोर्ट करें, उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें और एक रास्ता भी बताएं कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। इसका भी आप मुझे ज़रूर बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। मेरे चैनल नए ही है। इससे पहले मेरे एक चैनल था और किसी कारणवश बंद हो गया है। उसकी थोड़ा ईमेल आईडी कुछ दिक्कत आ गई थी। मैंने फिर से एक नया चैनल बनाया है और मुझे पूरा भरोसा है आप पे कि आप मुझे पक्का सपोर्ट करेंगे। मुझे अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन बस खुशी है कि बस वीडियो बनानी है, पढ़ाना है बच्चों को, जो मेरे पास है बस देना है। इसलिए मैं आपसे सबसे अनुरोध करूंगा कि बड़े भाई आप मुझे सपोर्ट करो, छोटी बहनें मुझे सपोर्ट करो। प्यारे बच्चे जो इस वीडियो से पढ़ेंगे और मुझे बताइए कि हमें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे मैं सक्षम नहीं हूँ समझाने में, मुझे सब बताएंगे। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी मुझे इस प्रकार सपोर्ट करें, प्रेम दें। मुझे यहाँ से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है। चाहे आप सब्सक्राइब मत करना, लेकिन आप कमेंट जरूर करना कि कैसे पढ़ा रहे हैं और कहाँ पे मुझे सुधार करना चाहिए। तो इसी के साथ साथ मैं क्लास 12 फिजिक्स को स्टार्ट करना चाहूंगा। देखो, फिजिक्स पहले चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी बेलताविस। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाऊंगा। अब इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं, इंग्लिश हो हिंदी मीडियम में कोई बात नहीं। बेलताविस क्या होता है? इस पहले हम थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो हिस्ट्री कुछ इस प्रकार से है। मैंने हिस्ट्री को 3 खंडों में बांटा है इसकी। देखो, पढ़ना तो है ही, आगे हम इसका किताब के हिसाब से पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी इसकी हिस्ट्री जाननी जरूरी है ताकि हम इसका बेस बना पाए। हिस्ट्री इसलिए नहीं जाननी कि हमें इसकी कहानी या कुछ ऐसा रटना है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक बार देखना है कि आवेश होता है क्या है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, कैसे शुरुआत होती है, कौन कौन आए यहाँ, कौन कौन नहीं आए, कौन किस प्रकार से किसने दिया इसको। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, 3 स्टेप में बांटते हैं। पहला 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। दूसरा खंड में इसमें डालूंगा 1600 ईस्वी का, ये ईस्वी है दोस्तों। और तीसरा 1752 का। ये 3 जो दौर रहे हैं एक विद्युत आवेश के लिए, ये सबसे मुख्य दौर रहे हैं। बस बीच बीच में घटनाएं होती रही, लेकिन लोगों ने इसको इग्नोर किया, किसी ने इसको देखा ही नहीं। अब होते रहते, सबके इसमें होता रहता है, तो हमारे भी नॉर्मल हर चीजें इतनी गौर नहीं की जाती है। तो 600 ईसा पूर्व में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, थेल्स। ग्रीस के वैज्ञानिक थे, थेल्स। वैज्ञानिक नाम था थेल्स। कहां के थे? ग्रीस के। 600 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, अगर हिसाब लगाएं तो 2600 वर्ष पहले। इन थेल्स ग्रीस के वैज्ञानिक थे। तो इनकी कुछ ऐसी कहानी है कि थेल्स एक बार सागर के किनारे टहल रहे थे। उस सागर का नाम था बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर के किनारे ठहर रहे थे, तो उन्होंने देखा वहां पे कि एक पदार्थ है वहां पे, अंबर नाम का पदार्थ। उन्होंने उठाया हो, जैसे हम लोग उठाते हैं, कुछ भी उठा लेते हैं, उस अजीब सा दिखा तो उठा लिया, बस उठा लिया। तो उन्होंने उसे रेशम से ऐसी रगड़ा। अब दिमाग में क्या चल रहा था उनके, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। क्या सोच के थेल्स ने ऐसे दिमागी विचार खिचड़ी पकाई, कैसे पकाई आई डोंट नो, बट उन्होंने इस प्रयोग किया एक प्रकार सा। उसने अंबर को
कहेंगे अगर एम्बर भी है, कोई इसकी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अंबर को किससे किससे रगड़ा था? रेशम से। रेशम से। तो क्या हुआ, अंबर ने तो छोटी छोटी चीजों को ना खींचना शुरू किया। चकित कैसे हुआ, कैसा ये पॉसिबल, बिना किसी वस्तु को छुए हुए किसी कोई वस्तु खींच रही है, ये क्या हुआ? तो फिर बड़े उत्साहित हुए इस चीज के लिए। आप देखो पहली पहली बार ऐसी घटनाएं घट रही है पृथ्वी पे और आदमी उत्साहित न हो, ऐसा हो सके। एक छोटा बच्चा इंद्रधनुष देखते कितना उत्साहित हो जाता है, बादल देखते कितना उत्साहित हो जाता है, वैसे एक छोटे बच्चे जैसे थिल्स के दिमाग में ऐसी बातें हैं। हम भी होते तो हम भी बोलते ऐसी नई घटनाएं कैसे, मैं किसी को खींच भी नहीं रहा हूं, मैं किसी को इसको टच भी नहीं कर रहा हूं और मेरी तरफ आ रही है, कुछ नई बात है, कुछ नया चीज आ गया। थिल्स ने भी अंबर ने भी छोटी छोटी चीजें जो अपनी छोटी छोटी चीजें थी उन्होंने रगड़ा तो देखा कि वो अपनी ओर खींच रही है। थिल्स बड़ा तो क्या हुआ? अब हमारी तरह होता तो हम देवी देवता को पूछते, बाकी के पास चले जाते फिर तो थिल्स ने बाकी किसी के पास नहीं गए, कहीं नहीं गए। उन्होंने इसमें और रिसर्चें की लेकिन इसका कोई खास विस्तार नहीं हो पाया। लेकिन इसके बाद एक कहानी शुरू होती है दोबारा 1600 ईस्वी में, मतलब आज लगभग 400 साल पहले की बात है, ज्यादा क्या 1600 2000 तो लगा अभी तक 20 ईस्वी, ठीक 2100 से। तो अब मैं बात कर रहा हूँ 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक है गिलबर्ट। कौन वैज्ञानिक है? गिलबर्ट ने देखा कि यार, उन्होंने भी ऐसे एक प्रयोग किया था, मैं बता दूं आपको पहले ही। उन्होंने भी रेशम को कहां से रगड़ा था, या एबनोस से रगड़ा था। एबनोस का भी जिक्र होता है, एबनोस से होता है। तो कांच एबनोस कुछ भी समझो, लेकिन बात है हमने आवेश को समझना है, ठीक है। कहानी के तौर पर एबनोस लिख देते हैं। इसने रेशम प्लस या उन्हीं वस्तुओं से, कोई दिक्कत नहीं इससे, रेशम किससे रगड़ा? कांच से या एबनोशिया। ये एबोनिश क्या हुआ? ऐसी पदार्थ होगा। अब यहां पे थेल्स ने तो किया, ये प्रयोग किया, लेकिन कोई विस्तार नहीं हो पाया, किस घटना को ही नहीं समझ पाया। इस घटने से कुछ चीजें जो भी समझने भी चाह रहा होगा, लेकिन कुछ जब पहली पहली घटती है तो दोस्तों एक नाम रखने बड़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घटना पहले समझ में नहीं है, क्या नाम दोगे। तो 1600 ईस्वी में गिलबर्ट आए, गिलबर्ट ने भी ऐसे प्रयोग किए, लेकिन उन्होंने भी कोई खास विस्तार नहीं कर पाया। बट उन्होंने एक काम कर दिया, इस जो ये एबनोशिया, ये अंबर, यह हम जब भी कोई प्रयोग करते हैं तो जब भी अपने बालों पर स्केल को रब करते हैं तो स्केल भी क्या करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर खींचता है। देखोगा आपने, थोड़ी देर बाद हम इसको शायद प्रयोग करेंगे। तो अब उसने उसको नाम क्या दे दिया? आवेश दे दिया नाम। अब यहाँ पे उसने आवेश नाम नहीं दिया। अगर आपको पूछेंगे आवेश का नामकरण किसने किया था? गिलबर्ट ने। किसने किया था? गिलबर्ट। यानी 4 शब्द पहले किसने दिया था? गिलबर्ट, 1600 ईस्वी में। हमारे 4 शब्द यानी आवेश शब्द आए कब? गिलबर्ट के द्वारा आया था, 1600 ईस्वी में आया था। अभी यहां से ये कहानी और आगे नहीं बढ़ पाई, इतनी बस। इसका भी कोई खास विस्तार नहीं हो पाया, कोई अच्छे से स्टडी नहीं हो पाई, एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है जिसको बोलते हैं, वो भी नहीं हो पाई, क्योंकि ना तो उतना सपोर्ट और ना ही उतना कोई खास इस बारे में कोई विचार किया गया। तो अब इसके बाद है हमारे बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन आए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने इसकी थोड़ा सा सिस्टमेटिक स्टडी की। कहा जाता है इन्होंने एक काइट ली थी। वैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन काफी सर्वगुण संपन्न आदमी था, मतलब ऑलराउंडर था एक प्रकार से। वो खेल में अच्छे थे, पढ़ाई में अच्छे थे, एक प्रकार से वैज्ञानिक भी थे, फुटबॉलर भी थे, कलाकार भी अच्छे थे, और पतंग उड़ाने में भी काफी अच्छे माहिर थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने तूफान में क्या कर दिया, अपनी पतंग उड़ा दिया। एक विशेष प्रकार की पतंग बनाई जो दिखने में तो पतंग ही थी,
लेकिन आगे उन्होंने कुछ धातु लगा दी कंडक्टर, और ये भी रेशम की जगह क्या कर दिया, धातु को लगा दिया, कोई कंडक्टर लगा दिया। अब आकाश में बिजली चमकी, तो ये बिजली कहाँ ट्रांसफर हुई, इसमें ट्रांसफर हुई, और यहां से कहां चलेगी, गिलबर्ट क्या, ओ सॉरी फ्रैंक, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने देखा कि यार वो पतंग उड़ा तो झटके लग रहे हैं, और झटके कुछ नई चीज थी, पहली बार कुछ नई चीज थी, बहुत ही एक उत्साहित करने वाली चीज थी उसे, लगी वाह क्या हो रहा है ये। अब बेंजामिन को पता ही नहीं कि करंट है कि बिजली है क्या है, किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि पहली बार तो इसका कोई स्टडी हो रही है, पहली बार तो कोई कदम उठा ले कि है क्या चीज, चमक क्या रहा आसमान में, पहली बार तो किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया। बेंजामिन बड़ा प्रभावित हुआ इस बात से, उन्होंने और प्रयोग किए, बहुत सारे प्रयोग किए, प्रयोग बताते क्या कि, तो उन्होंने देखा कि ये आकाशीय बिजली है और ये कुछ तो है। तो पहली बार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश के प्रकार बता दिए, इसके ऊपर आवेश को बता दिया किसने, गिलबर्ट ने बताया 1600 में, लेकिन इसके बारे में किसने बताया, आवेश के प्रकार के बारे में किसने बताया, फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक हम बोल सकते बेस है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन एक प्रकार से बेस है, बेस बन गया सब चीज ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए। क्यों बन गया, क्योंकि फ्रैंकलिन ने पहली बार इस स्टडी को एक सिस्टमैटिक स्टडी में बदला। दूसरी बात, इन्होंने इसके टाइप बता दी। अब टाइप क्या क्या है मैं बताता हूं आपको, कैसे कैसे बताया, किस प्रयोग के आधार पर बताया, ये सब आपने नोट कर लेना, आप स्क्रीनशॉट मारना चाहिए। अब बेंजामिन ने क्या किया, बेंजामिन ने 3 प्रयोग किए। पहला, उन्होंने 2 कांच छोरों को लटकाया, और इससे रेशम से रगड़ा, रगड़ा तो ये इनमें धनावेश आ गया, इसमें भी क्या आ गया, धनावेश आ गया। दूसरा, देखो पहली बार इसने रेशम से रगड़ा तो धनावेश हो गई, तो एक दूसरे को क्या करने लगी, आप एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगी, रिपल्स करने लगी, एक दूसरे को इधर ये इधर भेजने लगी। फिर उन्होंने प्रयोग को चेंज किया, फिर उन्होंने रेशम से ढके इन्हीं को क्या रगड़ा, ये एबन्यूज की लाई, इस बार उन्होंने कांच से बदल के एबन्यूज की लाई। इसने इसे किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से। किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से रगड़ा, तो उसमें क्या हो गया, माइनस आ गया। अब ये भी क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगे, ये भी दूसरे को दूर दूर करने लगे, रिपल्स करने लगे। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन सोच में पड़ गया। अब इसने क्या किया, एक प्रयोग और कर दिया, इसको भी उठा के और इसको भी उठा के यहां रख दिया, एक प्लस चार्ज, फिर एक पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, मतलब एक को और एक। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करने लगी, खींचने लगी अपनी ओर, अपने आकर्षित करने लगे। फिर बेंजामिन ने जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल्स, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और जो असमान आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बेंजामिन के इन प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, यानी विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल होता है और समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल होता है। यानी बेंजामिन ने टाइप बता दी, बेंजामिन ने क्या बता दिए,
टाइप बता दिए एक प्रकार से। तो आपको पूछेगा आवेश के प्रकार कितने किसने बताए थे? बेंजामिन ने बताए थे। अब बात करते हैं हम कि चलो ये तो हिस्ट्री थी एक प्रकार, ये तो नॉर्मल था, ये तो हमें एक बात एक अपने दिमाग में रखना था कि नॉर्मल सा जानकारी के तौर पर। अब हम बात करते हैं कि चैप्टर में क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। देखो ये हमारी लाइफ में एक ऐसी घटना है जिसने पूरी इंसानी लाइफ को बदल दिया, पूरी इंसानी लाइफ को प्रभावित कर दिया। ये सबसे मतलब अब आप बात करेंगे कि ये है ऐसी क्या घटना है। पहली बार आदमी ने देखा कि पहली बार हमारे जीवन में ऐसी कोई चीज आई। दोस्तों बहुत खुशी की बात है ये, इसको आप ऐसे नेगलेक्ट मत करिए। किताबी नॉलेज दूसरी बात है, लेकिन पहले हमें खुद से देखना चाहिए कि आज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बल्ब, पंखे, जितने भी चीजें हैं, ऑल ऑफ दिस, जितने भी आदमी डेवलपमेंट के नाम पे बोलते हैं, सारी डेवलपमेंट के नाम पे सारी चीजें किससे चलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। मतलब आदमी के जीवन में एक पहली घटना है ये, और एक सबसे इफेक्टिव घटना है। नहीं तो गुफाओं में होती, ला 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 ला, चलो गुफाओं में तो नहीं होते, घरों में तो होते होते, उससे कुछ नहीं। आज भी हमारा वही पूरा पाषाण, नव पाषाण काल के बाद आज भी ऐतिहासिक काल में हमारा एक और पाषाण काल हो जाता, आधुनिक काल हो जाता। तो चलो कोई बात नहीं, तो खैर हिस्ट्री की बात है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि हमारा और डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजें नहीं आती, अगर ऐसी कोई घटनाएं नहीं घटती, तो हो सकता था आज हम कुछ ना होते। आदमी पृथ्वी में लगभग 5000 वर्ष पहले आ रखा था। अगर हम बात करें शुरुआत की, तो शुरुआत हमारी अफ्रीका से होती है आदमी की, और सभ्यता की शुरुआत की बात करें तो एशिया से होती है। लेकिन वहां से अभी तक कितने साल हुए? 1700 साल, पता नहीं कितने साल बीत गए। हमारे इलेक्ट्रिसिटी का आए कितने साल हुए? 300 साल हुए अभी। 1752 में इलेक्ट्रिसिटी आ गई थी एक प्रकार से, अगर से विस्तार की बात करें हम तो। वैसे इलेक्ट्रिसिटी पहले से भी थी, लेकिन पहचानी कब गई? असल में पहचानी गई 1752 में। स्टडी अगर सुव्यवस्थित अगर उसकी कोई बात की गई तो 1752 में बात की गई। मतलब समझ लो 1752 कितने दूर है हमसे? 300 साल पहले की बात है। तो 300 सालों में कितना डेवलपमेंट हुआ आप देखो। आपके हाथ में नोकिया के फोन से लेकर आज आईफोन, एंड्रॉइड, ऐसे 5G फोन तक कितना टाइम लगा आने में, और 6G आने में भी टाइम नहीं है। क्या आपको दिख रहा है कि किसमें जल्दी अंतर, किसमें जल्दी डेवलपमेंट हुआ? आज फोटो डालो अपनी आप एआई में, किसी ऐप में, जो मर्जी उसमें से लिख के दो, पूरी मूवी बन के आ गई। ये सब यंत्र कैसे काम कर रहे हैं, किससे काम कर रहे हैं? ये सारे वैल्यू से काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हैं। तो हम क्या बोले, है क्या ये इलेक्ट्रिसिटी? कौन है ये? कहां से आई है? वैसे समझ पड़े कहां से आई हो, लेकिन कहां थी आज तक? प्रभु कहां थे आपके चरण? प्रभु जगन्नाथ कहां थे? है क्या ये इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिक चार्ज छोड़ो, इससे पहले एक प्रश्न पूछेंगे, अभी तक कहां था? छोड़ो, अब हम बकवास छोड़ेंगे, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी है क्या। देखो हमने देखा कि किसी दोस्तों पर करना है, ट्रक से उसके अंदर ऐसे घुड़ा जाते हैं, किसी के इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है, उसके अंदर वो गुणा आ रहा है। क्यों? क्या इलेक्ट्रिसिटी यही तो नहीं है कि वस्तुओं का कोई गुण है? गुड, सही बोला, राइट बोला। यही वस्तुओं का गुण है, यही क्या ये? देखो अगर हम डेफिनेशन के तौर पे कहें तो क्या कहेंगे हम? वस्तुओं का वह गुण, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण से वह, कौन? वस्तु, वह अपने चारों ओर
देखो देखो क्या क्या पढ़ा हमने, वस्तु का वह गुण जिसके कारण से वह अपने चारों ओर, कौन, वस्तु अपने चारों ओर क्या करती है, अनुभव, बल का अनुभव करती है। क्या करती है, बल का अनुभव, अपने चारों ओर वैद्युत बल का अनुभव करती है। इसको हम वैद्युत बोलेंगे क्योंकि विद्युत से आ रहा है, वैद्युत बल का अनुभव तथा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ऐसे लिखो, वैद्युत बल का अनुभव करता है। सिंपल, बहुत सिंपल डेफिनेशन, रटने की जरूरत ही नहीं है, बस सीधी सी एक बात रखनी है, एक ही फंडा रखना है कि वस्तुओं का कोई गुण है जो रब करने से या किसी कुछ ऐसी एक्टिविटी करने से उसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाए, उसमें ऐसी क्रिया करने से वो भी कुछ ऐसी क्रियाएं कर रहा है जो एक मतलब हमारे लिए नई घटनाएं ऐसी बन रही है। समझ तो नहीं आ रहा क्यों कर रहा, आगे हम समझेंगे क्यों करते हैं ऐसा, लेकिन अभी हम समझेंगे। बोलेंगे क्या, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण से वह अपने चारों ओर वैद्युत बल का अनुभव करता है या चुंबकीय क्षेत्र भी बनाता है। अगर हम थोड़ा सा और अच्छे से बोले इसी डेफिनेशन को, कैसे बोलेंगे, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण से वह अपने चारों ओर वैद्युत बल का तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करता है, चुंबकीय क्षेत्र को क्रिएट करता है, बनाता है। सिंपल। तो मतलब क्या है ये गुण, एक बार हम प्रयोग करके देखें। ठीक है, हम प्रयोग करते हैं। देखो चलो, डेफिनेशन के चक्कर में भी नहीं फंसना, ऐसे में से करके देखते हैं। चलो दो बच्चा आओ, आप में से कोई आओ, जो मैं करके देखते हैं। चलो करके दिखाओ, जो मैं समझाओ जरा। कैम उस पे आ जाओ, सामने आ जाओ। देखो ये क्या है, हमने ये वस्तु थी, ये किसी से हमने रगड़ी है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गए। कंफर्म नहीं बताएंगे किसके कहां गए क्या गए, बाद में समझ में आ जाए किसके जाते हैं किसके नहीं जाते हैं। लेकिन अभी देखो, ये कहीं ना कहीं इसको क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है। देखो हो रही ना, आकर्षित हो रही है। देखो और अच्छे से करके देखते हैं। ये देखो कैसे नाच रही है इसके, देखो और इसको चिपका के देखते हैं इस बार। देखो तो यही जो बल है, अब इनके देखो इसके और इसके बीच में जो बल लग रहा था अभी तक, देखो ये जो हिल रहा है ना, देखो और आपको कैमरे में साफ साफ दिख रहा होगा। देखो नाच रही इसके सारे में, देखो कैसे नाच रही बिना टच किए हुए। मेरे सारे में तो ना नाच रही, एक पत्ता भी ना हिल रहा है मेरे सारे में। तो मैं देखो दोस्तों, ये जो इन्हीं के बीच की जो अभी फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक जो इसको खींचने वाला बल लग रहा है, इसी को मैं क्या बोलूं, वैद्युत आवेश। यही आवेश एच है। ठीक है, समझ गए होंगे दोस्तों आप। एक छोटा सा प्रयोग हमने किया, ज्यादा हमारे पास अभी सुविधाएं तो नहीं है, आपका सपोर्ट होगा तो कोशिश करेंगे आगे के लिए और अच्छे अपना इंस्ट्रूमेंट ले आए, आपका अच्छा सपोर्ट रहा तो। हाँ, यही सारे बच्चों के लिए इसी डेफिनेशन को हम लिखेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज is a fundamental property of electric charge is a fundamental property। यार लिख नहीं रहा यार, मार्कर। electric charge is a fundamental property of a matter, देख किसकी प्रॉपर्टी है दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ, देखो दोस्तों आपको स्पेलिंग समझ में आ रही है, हाँ ना, कैसे अगली बार के लिए कह देना, ठीक है। बस दिख रहा है फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। किसकी फंडामेंटल यानी किसकी मूलभूत गुण है वो, इसको मूल गुण लिखूंगा आपको, कोई मूल गुण, जिसका सबके मूल ही गुण होते हैं, मूल गुण। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर
इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की, पदार्थ की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। दैट कॉज क्या करता है? एक्सपीरियंस, अनुभव करता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्या अनुभव करता है? टू इसको चलो दोस्तों मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे सब पूरा पूरा नहीं आएगा, लिखना बहुत पीछे से है। एक्सपीरियंस करता है फोर्स को, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक वैसे दोस्तों मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ऐसे सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। आप चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं कि मुझे पीडीएफ चाहिए, और व्हाट्सएप नंबर लिख दे दूंगा। तो देखो दोस्तों, हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक चार्ज आदमी के जीवन में बहुत बड़ी घटना, वो है क्या? वस्तुओं का वाहक जिसके कारण से वह अपने चारों ओर विद्युत बल का अनुभव करता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर दैट कॉज इट इज एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या एक्सपीरियंस करता, क्या अनुभव करता अपने चारों ओर? अब एक कागज का टुकड़ा था, आगे समय जो प्रयोग किया था, वो क्या करता अपने चारों ओर? मैग्नेटिक फील्ड का अनुभव कर रहा था, तभी तो किसकी तरफ जा रहा था? इसके तरफ जा रहा था। ठीक है दोस्तों, आप आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं कि कहाँ पे कोई कमी रह गई है, कहाँ पे नहीं रह गई। अब हम देखेंगे कि आवेश की मात्रा किस किस चीज में बोलेंगे, कितना आवेश है, क्या है, तो इसको मात्रक, और मैं इसकी मात्रा को देखो, हम एमपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति ये होती है, एसआई पद्धति है। एसआई पद्धति में इसका कोई है नहीं, जनरल मात्रा कहते हैं उसको। तो मैं बोलता हूँ पहले इसके एमपीएस पद्धति, तो तीन इसमें मैंने बांट रखा है इसको, आई मीन साइंस में बांट रखा है, मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं बांट रहा हूँ। पहले एमपीएस, एमपीएस का मतलब दोस्तों, अब देखो यहाँ पे तीन अलग अलग हमारे पास मात्रा, तीन मुख्य मात्रक होता है। एक समय होता है हमारे पास, दूरी होती है हमारे पास, और एम क्या होता है हमारे पास? मास, ये भी होता है हमारे पास। अब देखो हमारे पास तो बिलोड, तो ये हमारे पास अभी इसके लिए है। वैसे तो हमारे एसआई होता है, जनरल में जनरल नहीं लिखूंगा, तो एसआई भी होता है, लेकिन एसआई इसमें नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम में ये है, इंटरनेशनल सिस्टम जो है इसमें नहीं है, आयुष की मात्रा में नहीं है। तो एमपीएस में क्या होता है? देखो ये तुम्हारा हो गया मीटर हो गया, ये आपका किलोग्राम हो गया, और ये आपका समय यानी सेकंड, यानी एमपीएस में दूरी किस में नापते हैं? मीटर में। भार किस में नापते हैं? किलोग्राम में। और एस यानी समय किस में? सेकंड में। वहीं सीजीएस में सेंटीमीटर, सबसे पहले सीजीएस पद्धति आएगी सेंटीमीटर वाली। अब क्या सीजीएस आई आती है, तो सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। अब पता है, वैसे कोई बताने की जरूरत नहीं है, 11वीं में बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर रखा है, डोंट वरी। अब हमारे पास एमकेएस पद्धति में क्या है और सीजीएस पद्धति में क्या है? देखो अब देखो हमारे पास एक सूत्र पड़ा होगा, क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास? आईटी पड़ा है, धारा गुणा के समय, और धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। और टाइम का मात्रा क्या होता है? अरे सॉरी, टी, यानी टाइम वाला सेकंड में करते हैं हम, टाइम किसमें नापते हैं? सेकंड में, या सेकंड आ गया हमारा, यानी हम बोल सकते हैं ए इंटू एस, एम्पियर इंटू सेकंड। ये इसका क्या हो गया? मात्रा को, क्या हो गया? मात्रा को, सेकंड आ गया तुम्हारा, ठीक है। एक मात्रा हमारे एमपीएस में ये आ गया, और दूसरा हमारा नॉर्मल मात्रा है हमारा कूलाम। ये कूलाम सर ने दिया था, इसलिए हम इसको कूलाम ही बोलते हैं इस मात्रा को। आगे हम पढ़ेंगे कि कूलाम क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब चीजें हम आगे भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो दूसरा मात्रा क्या इसमें? कूलाम, कूलाम। तो ये सिंपल सी मात्रा है। और भी मात्रा को दोस्तों, जैसे तुम्हारा ESU, सीजीएस में क्या क्या आता है तुम्हारा? जैसे ESU, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, सॉरी यूनिट वो मात्रा तुम्हारा। तो
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है तुम्हारा? स्थैतिक मात्रक। क्या होता है? स्थैतिक। इसको हिंदी में क्या होता है? स्थैतिक। इंग्लिश में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। मात्रक, यूनिट मतलब मात्रक। ये छोटा मात्रक है। ये तुम्हारे किस में आता है? सीजीएस में आता है। दूसरे सी में क्या आता है आपका? फ्रैंकलिन। क्या आता है? फ्रैंकलिन में भी हम मात्रा को नापते हैं। फ्रैंकलिन क्या आता है? फ्रैंकलिन। ये तो उसके मेन मात्रा है। यस। अब देखो इसके अलावा और भी आता है ईएमयू, इलेक्ट्रोमास यूनिट। इलेक्ट्रोमास यूनिट। अब ईएमयू क्या होता है? इलेक्ट्रोमास यूनिट। सबसे छोटा मात्रक है, या छोटा मात्रा भी क्या कहें, मतलब इसी के मात्रक है। छोटे तो और भी है, माइक्रो, ठीक है, वगैरह भी है, एंगस्ट्रॉम वगैरह जो भी है। अब देखो ईएमयू किस, ईएमयू में जनरल में नापते हैं वो। ईएमयू कोई मात्रा की नहीं है, जैसे किसी मात्रक श्रेणी में नहीं रखा, किसी पद्धति की श्रेणी में नहीं रखा गया है, बस इसे कभी कभी हम जनरल में इसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमास यूनिट, ठीक है दोस्तों। और एक और मात्रक है, सबसे बड़ा मात्रक। अगर आपको बोले तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या हो गया, तो आप क्या बोलोगे? फैराडे। क्या है? क्या है? फैराडे। ये कितने कूलम बराबर होता है? 9600। एक फैराडे कितने बराबर होता है? 9600। कितने कूलम बराबर? 9600 कूलम। इतना बड़ा मात्रक है, ये समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं कि अब इसके प्रकार की बात करेंगे हम। सॉरी, पहले इसके बीमा भी निकाल देते एक बार, छोड़ो इसके निपटा के चलते हैं। देखिए समझ में आ गया मात्रा क्या क्या थे, एमकेएस में क्या थे, सीजीएस में क्या थे, जनरल मात्रा क्या थे, ये सब समझ में आ गया आपको। आवेश क्या है, आवेश कहां से आया, कब आया, किन किन लोगों ने इसमें भागीदारी निभाई, क्या है आवेश हमारे लिए। एक छोटी सी मशीन से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों तक सारे आवेश के काम ही है। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे शरीर में, अगर आप विद्युत विज्ञान पढ़ते होंगे तो हमारा शरीर भी विद्युत से चलता है, तो हर चीज लगभग विद्युत से ही काम कर रही है, उसी का हम स्टडी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका बीमा सूत्र क्या होना चाहिए। बीमा निकालने में, बीमा कैसे निकालते हैं? हमें पता है क्यू बराबर क्या होता है? आई इंटू टी, सॉरी आई इंटू टी, यानी समय। आई क्या तुम्हारे विद्युत धारा हो गया, तो आई को किससे बोलते हैं हम? एम्पेयर, ए। और टी को किससे? किससे? टाइम, टाइम से तो करते हैं टी। बीमा सूत्र निकालना, तो ए टी होगी क्या इसका? क्या हो गया इसका? एटी हो गया। समझ गए बात को? तो बीमीय सूत्र भी क्लियर हो गया। ये इसका क्या है? बीमीय सूत्र है। क्या है? बीमीय सूत्र है। अब आपको बीमीय सूत्र निकालना आ गया किसी भी चीज का। बीमीय सूत्र कुछ नहीं है, तुम्हें सूत्र पता होना चाहिए। आई टी टी, टाइम, सेकंड। बस मैंने टाइम ही लिखा, हम सेकंड लिख सकते हैं या समय लिख सकते हैं, जो भी तुम्हारी मर्जी, टाइम ही लिखा। फिजिक्स अपने रूल से पढ़ेंगे। फिजिक्स तो मजा आने वाला है, ये तो नॉर्मल है, इसका असली मैटर आ गया है। तो आपने ये समझ गया। अब हम पढ़ेंगे आवेश। अब ये आवेश है क्या, ये तो हमने पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी, लेकिन इसके गुण क्या है? इसके गुण क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम? चार्ज, आवेश के, आवेश के प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। एक ये हम इसकी कैरेक्टर क्या क्या है, इसकी गुण क्या क्या है। देखो पहला गुण, ये अदिश राशि कैसी है? ये कैसी है? अदिश राशि। पहला गुण दोस्तों अदिश राशि। आंख बंद करिए। क्यों है अदिश राशि? अब देखो किस दिशा में बल लगा रही है, किसी भी दिशा में बल लगा रहा है, चारों तरफ बल लगा रही है ना, कोई दिशा में बल लगा रही है, किसी एक दिशा में काम कर रही है? नहीं। जब कोई एक दिशा में काम ही नहीं कर रही तो उसको हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि। क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। स्केलर क्वांटिटी, इसको इंग्लिश में क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी।
मतलब कहीं कोई दिशा ही नहीं है तो हम क्या मान रहे हैं, इसको अदिशा से मानेंगे। दूसरी बात हमने दोस्तों प्रेंगल के नियम में ही पढ़ा था, समानावेश। समानावेश मतलब है एक जैसे आवेश, धन है तो धन, ऋण है तो ऋण। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दूसरा क्या है तुम्हारा, असमान। समान है तो दूसरा असमान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। असमान आवेश क्या है दूसरा, असमान आवेश। असमान यानी आकर्षण करने वाला, करता है, आकर्षण करता है। 3 गुण हो गए। अब चौथा गुण क्या है इसका, इस संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित। मतलब ये किसी भी चीज में नष्ट नहीं होता। क्या रहता है, संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब है रहता, संरक्षित का मतलब इसे नष्ट न तो इसे नष्ट किया जा सकता है न इसे बनाया जा सकता है। नॉट बी क्रेदर एंड नेदर बी डिस्ट्रॉयड। तो संरक्षित को हम थोड़ा समझते हैं। देखो दोस्तों, सपोज हमारे पास 2 परमाणु हैं, हम 2 परमाणु को लेंगे और समझ के दोस्तों संरक्षित को समझते हैं। संरक्षित कैसे, कंजर्वेशन कैसे रहता है। क्या रहते हैं हमेशा, संरक्षित रहता है। देखो इलेक्ट्रॉन जाता कैसे इधर उधर, अभी हर परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक के बाहर एक कक्षक होती है और भी चीजें होती है। इस प्रकार समान क्या होता है, एक परमाणु होता है। मानव किसी और परमाणु को और वस्तु से इसको उसमें भी परमाणु होगा। अब जब इसका इलेक्ट्रॉन यहां गया, देखो मानव इसका हमें पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। इसके नाभिक में मानव 10 प्रोटॉन है, प्रोटॉन 10 है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। इसमें नाभिक में मानव 8 प्रोटॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम इनको क्या करते हैं, रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसफर, बाहरी कक्षक के इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से काम किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या बच गए, यहां से यहां बच जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अब 9 क्या बच जाएंगे, 9। तो यहां इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अब 9। इनमें टोटल कितना आ रहा था, यहां कितना आ रहा था पहले, 20, अब कितना आ रहा है, 19। और यहां कितना आ रहा था पहले, 16, अब कितना आ रहा है, 17। और इन टोटल कितना हो रहा था पहले, देखो 20 ये था और 16 था, 20 16 तुम्हारा 36। टोटल द्रव्यमान कितना था तुम्हारे पास, 36। और अब भी कितना हो रहा है, 1917 कितना होता है। मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन से इधर उधर गए हैं, खत्म नहीं हुए, खत्म नहीं हुए, मतलब उतने के उतने ही बाहर रहा है। टोटल संपत्ति आवेश मात्रा कितना रहा, टोटल उतने का ही उतना रहा। यानी आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है और उत्पन्न भी नहीं किया जा सकता। लास्ट इसका एक और प्रॉपर्टी है, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी इसको हम बोलेंगे, ये चाल पर निर्भर नहीं करता है। यह चाल या दूरी पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, दूरी पर निर्भर नहीं, दूरी पर निर्भर नहीं, चाल दूरी पर निर्भर नहीं करता। मतलब अगर रिस्केस से भी अगर यहां तक इलेक्ट्रॉन को भेजा जा रहा है, नहीं तार तुम्हारे फिट है यहां तक, तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन में वो 200 वोल्ट का यहाँ तो 400 हो जाएगा या 100 का हो जाएगा, आवेश उतने उतना रहेगा। हाँ, थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि लंबाई के चक्कर से थोड़ा प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, तार गर्म वगैरह भी हो जाएगी। तो हम ज्यादा चाल की बात करेंगे, चार्ज इसके लेन देना
नहीं, चाल उतनी की उतनी ही रही। बस थोड़ा दूरी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा। तो हम दूरी को इसमें नेगलेक्ट ही करेंगे, हम क्या बोलेंगे, चाल पर निर्भर नहीं करता, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखना है ऐसा, चाहे कितनी भी दूर हो, चाहे कैसे भी हो हमें। अब देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे देहरादून में फोन 10 मिनट में चार्ज होता है, यहाँ 16 मिनट में चार्ज होता है, ऐसा नहीं हो सकता। वहां 10 मिनट तो यहाँ भी 10 मिनट, वहां 20 तो यहाँ भी 20 मिनट, यानी चाल पर निर्भर नहीं करता, कहीं दूरी कहीं भी हो तो किसी भी अड्डे पे हो तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं इससे। हाँ, चाल पर निर्भर करता है कौन, द्रव्यमान। कौन करता है, द्रव्यमान। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में कहा है कि द्रव्यमान चाल के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है। उसके लिए उन्होंने एक सूत्र भी दिया था, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, m इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस v अपॉन c, v अपॉन c, जहां m क्या है हमारा, गतिशील वस्तु का द्रव्यमान है, मतलब चल रहा है, और ये क्या था उसका प्रारंभिक, मतलब जब वो चलने रही थी, जीरो, मतलब उसका वेग अभी क्या है, जीरो। ये क्या वेग कितना है, ये प्रकाश की चाल है, और ये इसे सापेक्षता के सिद्धांत भी कहते हैं। आज के दोस्तों इतना ही, अगले टॉपिक में आपको और इससे आगे बढ़ाया जाएगा, और आप थोड़ा सा मुझे इसमें फीडबैक जरूर देंगे, क्योंकि आज पहला दिन है मेरा, शायद उतने अच्छे से ना बता पाऊँ, खुल के ना बता पाऊँ, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए पूरे ढंग से ईमानदारी से काम करूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप मेरा सपोर्ट जरूर करें।